हाँ जी बेटा, उस दिन क्लास ली थी हमने, उसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग स्टार्ट किया था। आप मुझे बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज क्या होते हैं और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का क्या मतलब है? बच्चे, कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन करो, व्हाट आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में किसकी कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में कौन पैसा इन्वेस्ट करता है बेटा, बताओ, कौन रिस्क बियर करता है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज हैं जिसमें गवर्नमेंट पैसा इन्वेस्ट करती है, गवर्नमेंट रिस्क लेती है, गवर्नमेंट ही डिसीजंस लेती है। और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है सबसे मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसमें जो पुराने टाइम से चली आ रही है और आज भी इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो आपको पॉइंट दिख रहे हैं, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। ये मैंने आपको बताया था कि पुराने टाइम में भी जो राजा महाराजा होते थे वो लोग भी इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते थे। वो लोग अपने यहाँ मंत्री, महामंत्री, सेनापति वगैरह अपॉइंट करते थे। आज हम उनको कैबिनेट मिनिस्टर्स या मंत्री के नाम से आज भी हम उनको जानते हैं। These enterprises are established as departments of the ministry and are considered part or an extension of the ministry itself. ये मिनिस्ट्री ही मानी जाती है और उसी के अंडर फिर डिफरेंट ऑफिसेज खोले जाते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। और गवर्नमेंट जो है फंक्शन करती है, काम करती है, अपना जो भी गवर्नमेंट को काम करने होते हैं वो इन्हीं डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करती है। अब इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम, द फंडिंग ऑफ दीज एंटरप्राइजेज कम डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी, फ्रॉम द बजट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जब बजट डिक्लेयर करती है तो इनके लिए फंड्स भी डिक्लेयर करती है। सेकेंड, द रेवेन्यू अर्न बाय दीज इज ऑल्सो पेड इन टू द ट्रेजरी। ट्रेजरी गवर्नमेंट जो भी, अगर ये लोग कोई भी फीस कलेक्ट करते हैं, किसी भी तरह की ये पेनल्टी की फीस कलेक्ट करते हैं, कोई भी पैसा चार्ज करते हैं, तो वो गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करवाते हैं। जैसे रेलवे अगर अपनी टिकट्स की जो भी करता है, रेलवे का सारा खर्चा भी गवर्नमेंट की तरफ से आता है और रेलवे जो भी टिकट्स वगैरह से पैसा अर्न करता है या कलेक्ट करता है वो सारा गवर्नमेंट अकाउंट में सबमिट होता है। डीटीसी की बसेस में या आपके स्कूल्स में अगर हम कोई भी फ़ीस आपसे अगर किसी भी तरह की फ़ीस लेते हैं, जैसे आपकी सीबीएसई फ़ीस हुई या कोई भी फ़ीस लेते हैं, तो वो सारी गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जमा की जाती है और सारे खर्चे भी हमें गवर्नमेंट से ही मिलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, दीज अकाउंट्स आर ऑडिटेड कंट्रोल्ड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका जो है पार्लियामेंट और या अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, विधानसभा, वहाँ पर भी इनके अकाउंट्स जा सकते हैं, वहाँ पर इनकी ऑडिटिंग प्रॉपर होती है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं को हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स बोलते हैं। और ज़्यादातर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं वो लोग इसकी मेन मैनेजमेंट बॉडी में होते हैं और इनको हम एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीज़न ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री। ठीक है, ये मेजर सब डिवीज़न है। गवर्नमेंट जो है, समझ लो गवर्नमेंट को अगर काम करना है, अपनी पॉलिसीज़ कोई भी एग्जीक्यूट करनी है तो हमेशा इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू की जाती है। जैसे आपने कोविड के टाइम देखा होगा कि हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी, हेल्थ मिनिस्टर थे, वो मेनली इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। आपकी एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर या एचआरडी मिनिस्टर, अब इसको एजुकेशन मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, पहले एचआरडी मिनिस्टर भी होते थे। हम वो लोग इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो पूरा इसके लिए प्लान्स बनाते हैं, कैसे काम करना है वो सब मिनिस्टर्स ही उसके डिज़ाइन करते हैं। और दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली अंडर द कंसर्न मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ही उसको करती है। हाँ जी, तो इस तरह से ये आपने इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने कर लिए थे। अब हम मेरिट्स की बात करें। These undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over their operations। ठीक है, कि जो पूरा कंट्रोल हमें जो है इन्हीं एंटरप्राइजेज के थ्रू जो भी हमें कंट्री में काम करना है उसमें जो भी मेन हमारा
पॉलिसी मैटर हैं, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो इन्हीं मिनिस्ट्री के थ्रू होती है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है और वो ही इसको देखती हैं। जैसे आपने कोविड टाइम में देखा होगा कि कोई भी अगर हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम आई, हॉस्पिटल्स के ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम आई, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई, तो वो सारा का सारा काम देखने का हेल्थ मिनिस्ट्री का ही वो काम रहा। इसके बाद नेक्स्ट, दे एंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। और अगर पब्लिक को भी पता है कि किस काम की जिम्मेदारी कौन से डिपार्टमेंट की है, तो पब्लिक भी, अगर मान लो पब्लिक में किसी भी तरह की कमी आती है, किसी भी सर्विस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो वही जो मिनिस्ट्री है, जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, वही उसके बारे में फिर जवाब देती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है बेटा जवाब देना। यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मीन्स जवाब देना, कि पब्लिक को जो अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक को जो जवाबदेही है, वो कंसर्न मिनिस्ट्री की ही होती है। इसके बाद द रेवेन्यू अर्न बाय द एंटरप्राइज गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि कोई भी अगर कलेक्शन होती है इन डिपार्टमेंट की ऑफिस के द्वारा, तो वो सारी की सारी गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाती है, और ये जो है गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। तो गवर्नमेंट को जहाँ पर भी खर्चा करना होता है वो इसी के थ्रू होता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग रन्स फॉर द पब्लिक वेलफेयर। तो इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम तो होती है, लेकिन इनको जो फंडिंग है वो पूरी की पूरी इसके थ्रू नहीं हो पाती। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज़ कंसर्न, जहाँ पर देश की सुरक्षा की बात आ जाती है, दिस फॉर्म इज़ मोर सुटेबल सिंस इट इज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। ठीक है, ये भी जो है जहाँ पर भी कोई हमें लगता है ना, जैसे हमारी जितनी भी सेना है, या जैसे हमारे कोई भी ऐसे नेशनल सिक्योरिटी लेवल के, जहाँ पर हमें बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज़ें डिस्कस करनी है, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, वो सब चीज़ें जो हैं हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के थ्रू ही करते हैं। और जो है थोड़ा सा ज़्यादातर आपने अगर देखा होगा कि जो हमारे यहाँ आर्मी है, नेवी है, या हमारे यहाँ जो ये न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारी हमारी आज भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंडर ही चलती हैं। केवल कोई प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इसमें काम नहीं करता। इसके बाद लेकिन बेटा जैसे कि किसी भी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। तो देखो आप लिमिटेशंस देखो, तो लिमिटेशंस में आप देखेंगे, पहली लिमिटेशन है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग फेल टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहती है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। यहाँ पर जितने भी डिसीजंस लेने होते हैं वो सारे डिपार्टमेंट, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से सभी डिसीजंस आते हैं। हम लोग जो डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, जो यहाँ के डिसीज़न मेकर्स हैं, वो लोग अपनी जो है मर्जी से अपने अकॉर्डिंगली डिसीजंस बहुत कम ले पाते हैं। उनके जो है कई बार जो डिसीज़न लेने के लिए उन्हें वेट करनी पड़ती है कि डिपार्टमेंट जो हमें गाइडेंस देगा या जो हमें ऑर्डर देगा, हम उन्हीं को केवल फॉलो कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो लोग अपनी मर्जी से डिसीजंस नहीं ले सकते। दूसरा है, एम्प्लॉयज़ और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ सच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न कॉजिंग डिले। कई बार बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमने जल्दी डिसीजंस लेने होते हैं, वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनको अप्रूवल चाहिए होती है। जब तक वहाँ से ऊपर से यानी कि उनके हायर ऑफिसर और अल्टीमेटली मिनिस्ट्री से उनके डिसीजंस के लिए अप्रूवल ना आ जाए, वो लोग अपनी मर्जी से कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते, जिसकी वजह से काम में डिले हो जाता है। दीज एंटरप्राइजेज आर अनेबल टू टेक एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। तो कई बार क्या है, अगर मान लो कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई चीज़ हमें लग रहा है कि ये चीज़ बढ़ने वाली है, घटने वाली है, लगता है कि हमें इससे बेनिफिट हो जाता है, लेकिन हम ये जो इस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग अपने आप से कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। इस वजह से कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए भी कोई अगर मान लो जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, लगता है ये चीज़ बढ़ा लेनी चाहिए, या रेलवे को जैसे लगता है, या हॉस्पिटल्स को लगता है कोई चीज़ कहीं पर उनको लगता है, रेलवे मेनली, तो वो लोग फिर भी अपनी मर्ज़ी से डिसीज़न नहीं ले सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को, लेकिन क्योंकि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग चलती ही जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए है, तो हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते।
The bureaucrats overcautious and conservative approval does not allow them to take risky venture. Bureaucrats बेटा होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, जो यहाँ पर IAS ऑफिसर्स हैं, UPSC के जो बड़े हायर ऑफिसर्स हैं, वो लोग सब लोग अपनी जॉब को लेकर, अपने ऊपर अपनी इमेज को लेकर और अपनी फ्यूचर लाइफ को लेकर वो इतने कॉशियस होते हैं और कंजर्वेटिव होते हैं. कंजर्वेटिव का मतलब कि एक सब लोग रूल्स के ऊपर ज़्यादा अपने आप को चलाना, रूल्स के अकॉर्डिंग चलाना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानते हैं. तो कई बार क्या होता है कि बहुत रिस्की काम में ये लोग जल्दी से डिसीज़न नहीं लेते कि किसी भी रिस्की काम को जहाँ पर बेनिफिट हो लेकिन फिर भी रिस्क हो, तो उस चीज़ को ये लोग नहीं लेते. और देयर इज़ रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशन एंड नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी. रेड टेपिज्म का मतलब होता है बेटा बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करना. रूल्स को इतना ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि कोई भी काम आप प्रॉपर पूरी जो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, यानी एक ऑफिसर से हायर ऑफिसर, उससे हायर ऑफिसर, सभी लोग उसको अलग अलग लेवल पर जब तक अप्रूवल ना दे दें तब तक हम डिसीज़न नहीं ले सकते, हम जो है काम नहीं कर सकते. तो कई बार क्या होता है इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. बहुत ज़्यादा रूल्स का होना इस चीज़ में कई बार हम इन ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में बाधा बन जाता है, हिंड्रेंस बन जाता है. लेकिन बेटा कितनी भी लिमिटेशंस हो, इन सारी लिमिटेशंस के बावजूद departmental undertakings are those types of organizations which can never be ignored for the public welfare, because these are the only organizations through which the public welfare activities can be conducted by the department, because these organizations generally work on the motive of social welfare. So these can never be ignored while taking any decision by the government. ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें आपने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में किया. नेक्स्ट हम जो इसमें करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वो है नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस. ये भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर के अंडर की ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से बहुत डिफरेंट है. बेटा आपने CBSE, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वर्किंग अगर आपने देखी हो, आपने देखा हो कि इसमें हम आपसे बोर्ड की फ़ीस ले रहे हैं, हम CBSE आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, CBSE की अपनी जिम्मेदारी है, 10th और 12th के एग्ज़ाम ले रहा है. ठीक है, ऐसे ही LIC है, जितने भी बैंक्स हैं वो ज़्यादातर स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं. CBSE भी एक अपने आप में स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही, लेकिन इसके वर्किंग में और एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. देखो सबसे पहले ये देखो, दे एन्जॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड अ हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. They are free from undesirable government regulations and control. Since the funds of these organizations does not come from the central budget, the government generally does not interfere in their financial matter. They frame their own policies and procedure with the powers assigned to them by the Act. It has the power of the government combined with the initiative of the private enterprises. तो बेटा ये सारे तो हैं इसके मेरिट्स. लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें कि स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं, तो देखो पब्लिक एंटरप्राइजेज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. दिस एक्ट डिफाइंस इट्स पावर्स एंड फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग इट्स एम्प्लॉयज़ एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. तो देखो बेटा इसकी डेफिनेशन में आपको नज़र आ रहा है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज वो पब्लिक एंटरप्राइजेज जिनको बनाने के लिए गवर्नमेंट पहले एक अलग से कानून लाती है, स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. एक्ट का मतलब बेटा यहाँ पर क्या है, कानून. एक नया कानून पास किया जाता है पार्लियामेंट में और उसके अंदर ये बताया जाता है कि हम एक ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, किस रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलेगी, कैसे इसके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, क्या वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से क्या उसके किस तरह के उनके साथ कनेक्शंस होंगे, वो सारी चीज़ें उस स्पेशल एक्ट में डिफ़ाइन की जाती हैं.
ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया था सीबीएसई का एग्जांपल, और आपको मैंने इससे पहले सेबी के बारे में बताया था, या ये बैंक्स हैं, एलआईसी है, यूटीआई है, बहुत टाइप जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बनाने से पहले गवर्नमेंट ने स्पेशल एक्ट बनाया था, एक स्पेशल कानून बनाया हुआ है, और उस कानून के थ्रू बताया कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, ये क्या काम कर सकती है, कैसे काम करेगी, किसका इसके ऊपर कंट्रोल होगा, वो सारी बातें, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह सारे उसके अंदर डिफाइन किए जाते हैं। तो सीबीएसई भी एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं। तो देखो इसके फीचर्स देखो, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ होली ओन्ड बाय द स्टेट, द गवर्नमेंट हैज़ अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज़ द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने ओन की होती है। होली ओन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर जितना भी पैसा है जो स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, स्टार्ट करते समय जितने भी पैसे की ज़रूरत थी वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से लगाती है, गवर्नमेंट पैसा कंट्रीब्यूट करती है, पूरी की पूरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर इनके पास पैसे की अगर कमी हो जाती है तो गवर्नमेंट को ही इसको देखना पड़ता है, और इसमें अगर प्रॉफिट होते हैं तो वो प्रॉफिट भी गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेस, गवर्नमेंट को ही लॉसेस बियर करने होते हैं। अगर कोई लॉस होगा तो गवर्नमेंट ही पूरा करेगी, नेचुरल बात है, जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। प्रॉफिट्स अगर गवर्नमेंट ले रही है तो नेचुरल बात है लॉसेस भी गवर्नमेंट ही लेगी। द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड। बेटा मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग पहले भी बताया है कि ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, जिसका अपना एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन हो गया हो, गवर्नमेंट के निगाह में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उसकी अपनी एक पहचान हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी कॉरपोरेट, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या वो पब्लिक सेक्टर में हो। तो इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट एंड कैन स्यू एंड बी स्यूड। कैन स्यू एंड बी स्यूड का भी मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है। कैन स्यू मीन्स कि दे कैन फाइल अ केस, अगर इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी कोई इनके साथ गलत करता है तो उस वक्त ये केस फाइल कर सकती हैं कोर्ट में अपने नाम से, एंड बी स्यूड, और इनके ऊपर भी केस किया जा सकता है इनके नाम से। दे कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, और ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हैं और अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती हैं।